नमस्कार, मैं सुप्रभा। आज के वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। ये कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा हम एक उदाहरण से ही लगा सकते हैं। आप सब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे वाद विवाद के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस कोड को बनाना सरकार का कर्तव्य है? यह बात हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत ही लिखी हुई है। संविधान में कई और ऐसे उदाहरण हैं जो आज कानून बन चुके हैं और जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और जिनका जन्म संविधान के डीपीएसपी में ही हुआ है। इसका एक और उदाहरण है राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई। तो हमारे संविधान के ये जो इतने महत्वपूर्ण प्रावधान है डीपीएसपी, वो है क्या? चलिए आज इसको आसान शब्दों में पूरी गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी हमारे संविधान के पार्ट 4 में मिलते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट वाले वीडियो में बताया था कि संविधान में कोई 22 पार्ट लिखे हुए मिलते हैं, तो डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 में है। इसके ठीक पहले यानी पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो इस पार्ट में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कुल 16 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। इन सारे अनुच्छेदों में ही आपको ये सारे डीपीएसपी मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मुश्किल से कुछ पन्नों में ही एकत्र हो जाते हैं। तो खैर, संविधान में लिखे गए ये डीपीएसपी राज्य यानी स्टेट को दिए गए वह दिशा निर्देश यानी डायरेक्टिव है जो बताते हैं कि भारत में शासन का प्रबंधन कैसे होना चाहिए। वे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना की दिशा में मार्ग दिखाते हैं। वेलफेयर स्टेट का आसान शब्दों में अर्थ है कि भारत में राज्य, जिसे हम कुछ मायनों में सरकार भी कह सकते हैं, जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़कर काम करेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि जनता के जीवन और भविष्य को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए। ऐसा संभव है कि अगर जनता को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए तो शक्ति, सामर्थ्य, संसाधन और सत्ता उनके ही हाथों में रह जाए जो पहले से ही शक्तिशाली हैं। ऐसी स्थिति में वेलफेयर स्टेट आगे बढ़कर समाज में सबका साथ, सबका विकास करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से लिया गया था। अगर आप संविधान में डीपीएसपी के इतिहास को ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 में जोड़ा गया था। उसके बाद 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों से संबंधित उन मुद्दों को हल करना था जो भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा को प्रभावित कर रहे थे। इस समिति ने अधिकारों को जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल के बीच अलग करने का सुझाव दिया था। जस्टिसिएबल अधिकार वह अधिकार हैं जिनके ना मिलने पर आप अदालत में जाकर इनकी मांग कर सकते हैं। इनका उदाहरण है हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दूसरी तरफ नॉन जस्टिसिएबल राइट वह अधिकार हैं जो हमारे अधिकार, परंतु यदि वो हमें ना मिले तो हम अदालत में जाकर सरकार से उनकी मांग इस आधार पर नहीं कर सकते कि वे संविधान में दिए गए हैं। डीपीएसपी इसी तरह का उदाहरण है, परंतु यह अदालत में जाकर मांगे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार इसको नजरअंदाज कर सकती है। संविधान स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि डीपीएसपी को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। इसका मतलब यह हुआ कि डीपीएसपी को पूरा करना सरकार का कर्तव्य तो है, पर यदि वो ऐसा ना करे तो आप अदालत में जाकर उनसे यह मांग नहीं कर सकते
दूसरी तरफ यदि आपके मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर आंच आए तो आप तुरंत सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकते हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर ऐसे अधिकारों का मतलब ही क्या, जो कि अगर सरकार ना दे तो हम अदालत में जाकर उन्हें छीन ही नहीं सकते। तो यहां पर दो बातें समझना जरूरी है। एक बात तो ये कि भारत को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता मिली तो हमारी स्थिति कितनी मुश्किल थी। देश में गरीबी, अन्न की कमी, अनपढ़ लोग, जातिवाद, धर्म के नाम पर क्लेश और आर्थिक असमानता ने देश को तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने देश की संपत्ति का 200 साल तक दोहन करके अपने देश को सींचा था और भारत को तबाह कर दिया था। ऐसे में संविधान के निर्माता यह तो जानते थे कि देश की जनता के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, पर वो यह भी जानते थे कि इनको तुरंत पूरा करना असंभव है। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार। अब आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आप बहुत बहुत गरीब घर से हैं तो घर के माता पिता दिल से चाहते हैं और मानते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, पर अगर रोटी के ही लाले पड़ जाएं तो वह ना चाहकर भी पहले रोटी कमाएंगे, उसके बाद यदि संसाधन और मौका मिले तो शिक्षा लेंगे, क्योंकि शिक्षा का सपना तो आप तभी देख पाएंगे जब आप जीवित बचेंगे। इसी तरह संविधान में शिक्षा का अधिकार रखा तो गया, पर उसको मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उस समय देश के सारे बच्चों को यथार्थ में यह अधिकार दे पाना संभव ही नहीं था। पर उसको डीपीएसपी में जोड़ा गया ताकि वह सरकार का कर्तव्य बना रहे और देश की जनता सरकार को याद दिलाती रहे कि उसका एक कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है और उसको पूरा करना जरूरी है। डीपीएसपी में जोड़ने से सरकार यह दबाव भी बना रहता था कि स्वयं संविधान सभा ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। इसका मतलब यह हमारी आजादी की लड़ाई के सपनों से जुड़े हुए हैं और इसको नजरअंदाज करना असंभव है। इसलिए एक लंबे इंतजार के बाद साल 2000 में शिक्षा का यह अधिकार डीपीएसपी से ले लिया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया। पर महत्वपूर्ण ये जानना है कि मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने से पहले डीपीएसपी में शामिल होने की वजह से इस पर बार बार चर्चा होती रही, पार्लियामेंट में प्रश्न उठते रहे, राजनीतिक पार्टियों पर जोर पड़ता रहा, अखबारों में, गोष्ठियों में इन पर बहस होती रही। हर बार सरकार पर दबाव होता था कि अब जबकि भारत तरक्की कर रहा है तो क्यों इस अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा रहा, हमारे संसाधनों का उपयोग इसको देने में क्यों नहीं किया जा रहा। तो आपने देखा कि कैसे डीपीएसपी में शामिल कर लिए जाने की वजह से सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ पाई और जैसे जैसे समय बीतता गया उस पर दबाव बढ़ता गया। जब देश में बहुमत ने मान लिया कि अब इसको लागू करने का समय आ गया है, तब तो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया कि सरकार को इसको मौलिक अधिकार बनाना ही पड़ गया। ठीक इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। इतने सालों तक इस पर चर्चा चलती रही, पर आज अगर इस पर गहरा राजनीतिक दबाव है, देश की जनता का एक बड़ा वर्ग अब इसको लागू करना चाहता है और क्योंकि यह डीपीएसपी में है तो यह सरकार का तो कर्तव्य है कि इसको लागू करा जाए। तो इस तरह से डीपीएसपी को संविधान में जोड़कर संविधान निर्माताओं ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, जिसके फल आज हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि डीपीएसपी का संविधान में क्या महत्व है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि जहां तक कि मौलिक अधिकार है उनमें ज्यादातर नेगेटिव रूप में जाने गए हैं, पर डीपीएसपी का स्वरूप पॉजिटिव है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नंबर 2, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत समाप्त की जाती है। नंबर 3, किसी को भी उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून समस्त विधि द्वारा ऐसा ना किया जाए।
नंबर 4, 14 वर्ष से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज आदि में काम पर नहीं रखा जा सकता। अब आप इसको समझिए, यहां या तो किसी चीज को समाप्त किया जा रहा है या कुछ करने से मना किया जा रहा है, यानी कि नेगेटिव प्रारूप है। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी पॉजिटिव रूप में आपको संविधान में मिलेंगे। वह यह नहीं कहते कि क्या नहीं होना चाहिए, वह बताते हैं कि क्या होना चाहिए। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, काम करने वालों के लिए मानवीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यह भी एक कारण था कि जहां फंडामेंटल राइट्स को तुरंत लागू किया जाना चाहिए था और किया जा सकता था, क्योंकि उनमें से अधिकार किसी बुरी व्यवस्था को समाप्त करते थे, जैसे असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव को समाप्त करते थे। ये ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो कोई सभ्य समाज एक दिन भी स्वीकार नहीं कर सकता था और जिनको समाप्त करने में कोई संसाधन नहीं लगने थे, बल्कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज्यादा जरूरत थी जो वर्षों से चले आ रहे निहित स्वार्थों से लड़ सके। वही दूसरी तरफ डीपीएसपी नई व्यवस्था बनाने की बात करते थे और नई व्यवस्था बनाने में समय, संसाधन और जनता में जागरूकता सबकी ज्यादा आवश्यकता होती है। वह केवल कानून बना देने मात्र से नहीं बन जानी थी। तो चलिए अब आसान शब्दों में हम यह समझ लें कि कौन कौन से डीपीएसपी हमारे संविधान में निहित हैं। तो देखिए, आप संविधान के डीपीएसपी को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत। दूसरा, गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी कि गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी कि उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत। अब जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी बनाए गए हैं, तो इनमें से पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत वाले डीपीएसपी हैं। आर्टिकल 38, सोशल, इकोनॉमिक and political justice and eradicating the inequalities in income, status, facilities and opportunities. Article 39, adequate means of livelihood to all the citizens equally, distribution of ownership and control of material resources for common good, no concentration of wealth, equal pay for equal work, protection of health and strength of worker, development of children in healthy manner and avoid exploitation of the children. Article 39A, free legal aid. Article 41, right to work, to education and to public assistance. Article 42, human condition of work and maternity relief. Article 43, living wages and ensure a decent standard of life for all its citizens. Article 43A, protect the participation of worker in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry. Article 47, promote public health, raise the level of nutrition and standard of living of people. Second, गांधीयन प्रिंसिपल वाले डीपीएसपी हैं। आर्टिकल 40, विलेज पंचायत। आर्टिकल 43, प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43B, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 46, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47, public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs. Article 48, restrict the slaughter of cows, calves
and other milk and drought cattle and improve their breeds. Third, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांत वाले डीपीएसपी हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they reach the age of 6 years. Article 48 to ensure agriculture and animal husbandry. Article 48A protect and improve the environment. Article 49 to protect every monument or place of artistic or historic interest. Article 50 separate judiciary from the executives. Article 51 to establish international peace and security. तो आइए अब जल्दी से जान लें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून जिनको कि पिछले वर्षों में डीपीएसपी में होने की वजह से बनाया गया है। पहला है पंचायती राज सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के जरिए सरकार ने देश में पंचायती राज की स्थापना की। पंचायती राज डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसी तरह श्रमिकों यानी कि लेबर से संबंध रखने वाले कई कानून बनाए गए, जैसे पहला है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, दूसरा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, थर्ड the Maternity Benefit Act 1961 and fourth Equal Remuneration Act 1976. थर्ड, इसके अलावा सरकार ने पहले 86वें संविधान संशोधन किया और उसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। यह भी डीपीएसपी के अंतर्गत ही किया गया था। चौथा, इसी तरह डीपीएसपी आर्टिकल 47 की प्रेरणा से ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA 2006 यानी कि जिसको हम मनरेगा 2006 प्रारंभ की गई। पांचवी, इस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी डीपीएसपी के अनुच्छेद 48A के संबंध में ही बनाए गए। छठा, इसी तरह डीपीएसपी के आर्टिकल 49 के अंतर्गत एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 भी लागू किया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में डीपीएसपी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें दिए गए नीति निर्देश यानी कि डायरेक्टिव्स ने सरकार पर दबाव बनाकर बहुत से वेलफेयर से संबंधित आवश्यक कानून बनाने में समाज की मदद की है और आगे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों के आधार में यह है। अब इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि यदि कभी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई संघर्ष यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसमें किसको प्रमुखता मिलेगी? अदालत किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगी? यह एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम कभी और पूरी गहराई से चर्चा करेंगे, पर संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे कि चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अनुरूप होना चाहिए और उनके सहायक के रूप में चलना चाहिए। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध नहीं चल सकते।
पर इसके बाद संविधान में 42वें संशोधन के बाद सरकार ने व्यवस्था कर दी कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया जा सकता है, तो अदालत उसको इस आधार पर नहीं निरस्त कर पाएगी कि वह हमारे आर्टिकल 14 और 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यानी इस संशोधन के बाद अगर सरकार ऐसा कानून बना दे जो किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया हो, तो कानून हमारे अनुच्छेद 14 या 19 के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, तो अदालत उसमें कुछ और नहीं कर सकती। इस तरीके से सरकार ने डीपीएसपी को कम से कम 2 मौलिक अधिकारों 14 और 19 से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 14 में हमें समानता का अधिकार मिलता है और आर्टिकल 19 में हमें अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। खैर, इस संशोधन को अदालत में चुनौती मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के मिनर्वा मिल केस में इस संशोधन को गलत ठहरा दिया। उसने कहा कि सरकार फंडामेंटल राइट्स में इस तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा सके। पर उसने इतना मान लिया कि अगर सरकार आर्टिकल 39B और C के डीपीएसपी को लागू करने के लिए ऐसा करती है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, पर उसके अलावा किसी और डीपीएसपी के मामले में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 39B और C के डीपीएसपी इस बात की व्यवस्था करता है कि देश की संपत्ति कुछ खास लोगों के हाथों में ही केंद्रित ना हो जाए और उसके संसाधन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध किए जा सके। यदि देखें तो यह बात गलत भी नहीं है। अगर कुछ बहुत बहुत अमीर लोग देश के संसाधनों पर कब्जा कर लें और अगर सरकार ऐसे कानून बनाना चाहे जिससे कि संसाधन आम लोगों में ही वितरित हों ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, तो एक गरीब देश में तो यह स्वागत योग्य है ही। खैर, यह मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है, इसलिए इस बारे में हम विस्तार से अलग वीडियो में बात करेंगे। पर आज इतना तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होने पर न्यायालय दोनों के परस्पर विरोध की बजाय परस्पर पूरक होने की दृष्टि से निर्णय लेते हैं। इस नजरिए से डीपीएसपी हमारे मौलिक अधिकारों को समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तार ही देते हैं, कम नहीं करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि समय आ गया कि अब डीपीएसपी को जस्टिसएबल बना दिया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि डीपीएसपी को ज्यादा प्रमुखता दी जानी चाहिए या फंडामेंटल राइट्स को, या फिर कोई तीसरा तरीका भी है? अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। धन्यवाद।